टॉर्क ड्यू टू ए कपल ऑफ फोर्सेस। तो पहले तो हम कपल ऑफ फोर्सेस का मीनिंग समझ लेते हैं कि कपल ऑफ फोर्सेस का क्या मीनिंग है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कपल ऑफ फोर्सेस का क्या मीनिंग है। तो कपल ऑफ फोर्सेस को ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक रॉड है, मान लो कि एक हम रॉड लेते हैं, ये सपोज हमारा एक रॉड है और इसको हमने किसी एक पॉइंट पे इसको हिंज कर दिया। हिंज का मतलब समझ रहे हो, एक जगह पे मान लो फिक्स कर दिया, जरूरी नहीं मिड पॉइंट हो, मान लो यहाँ ओ पॉइंट पर हमने इसको हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया। ऐसे एक लकड़ी का रॉड था, उसमें एक नेल आर पार ठोक दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका फिक्स हो गया ओ। अब इस रॉड पर ऐसा फोर्स लगाया जाए, ऐसे दो फोर्सेस लगाए जाएं जिनके लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, भले ही वो इक्वल अमाउंट के हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, नॉट अमाउंट, फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए। मान लो कि कोई फोर्स इस तरह का लगाता है, कोई इधर फोर्स लगाया F1 और F1 के अपोजिट एक फोर्स लगाया इधर F2। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस का सेम है, दोनों फोर्सेस एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो वो पॉइंट फिक्स नहीं भी होता और F1 और F2 का मैग्नीट्यूड अगर बराबर होता, ठीक है, F1 और F2 अपोजिट हैं बट इनके मैग्नीट्यूड अगर सेम होते तो नेट फोर्स क्या हो जाता, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इनका नेट फोर्स हो जाता 0, F1 और F2 का। ठीक है, अगर मान लो रॉड पे कुछ ऐसा फोर्स लगाया, सपोज ये एक रॉड है, ये हमने एक दूसरा रॉड लिया, इस पर फोर्स लगाया, ऐसे एक फोर्स लगाया इस तरफ, एक फोर्स मान लो लगाया ऐसे F1, ठीक है, और दूसरा फोर्स लगाया ऐसे F2। दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, और मान लो कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी सेम है, तो फिर से F1 और F2 का रिजल्टेंट हो जाएगा 0, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड विल बी 0। इस केस में भी 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। ठीक है, अब हम एक तीसरा कंडीशन देखते हैं, जब फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट तो होंगे बट उनके लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट होंगे। मान लो ये हमने और एक रॉड लिया, ठीक है, अब हम ऐसा फोर्स लगाएंगे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लगा रहे हैं। सपोज एक फोर्स हमने यहाँ पर लगाया, इस एंड पर एक फोर्स लगाया, ये मान लो ए एंड था और ये बी एंड था। ए एंड पर हमने F1 फोर्स लगाया और बी एंड पर एक दूसरा फोर्स लगाया F2। ठीक है, F2 फोर्स इधर लगाया। अब देखो दोनों के लाइंस ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है F2 का, F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब तुम एक काम करो, तुम्हारे पास पेन होगा, हाथ में पेन पकड़े होगे, तो उस पेन या पेंसिल पर इसी तरह का फोर्स लगाओ जैसे हमने 3 कंडीशंस में लगाया है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन में और बाकी 2 कंडीशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ भी F1 और F2 का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा अगर क्या हो कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो। ठीक है भाई, रिजल्टेंट फोर्स की यही तो डेफिनेशन होती है। रिजल्टेंट फोर्स की क्या डेफिनेशन है कि जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उनका वेक्टर सम निकाल लो। तो हमने F1 F2 का वेक्टर सम निकाला, तो अगर दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, यानी कि F1 F2 अपोजिट फोर्सेस हैं, तो उनका रिजल्टेंट तो 0 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक डिफरेंस हो गया। डिफरेंस क्या हो गया कि ये वाला जो एंड था, ए एंड रॉड का, ये ऊपर की तरफ जा रहा है F1 फोर्स की वजह से, और ये वाला जो एंड था ये F2 फोर्स की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, अगर यहाँ बीच में एक पॉइंट पे फिक्स कर दें हम, मान लो हमारा पेन ही था, उसे एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया, तो इस फोर्स की वजह से ए एंड ऊपर जाएगा और F2 फोर्स की वजह से बी एंड नीचे की तरफ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये रॉड इस तरह से रोटेट हो जाएगा। समझ में आई बात? इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि फोर्सेस का नेट भले ही 0 हो, लेकिन इस रॉड पर एक्ट करने वाला नेट टॉर्क 0 नहीं है। ठीक है, नेट टॉर्क इज नॉट 0। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें सीखनी चाहिए यहाँ पर, कि नेट फोर्स 0 होने से ये प्रूव नहीं होता है कि इक्विलिब्रियम होगा। बिकॉज नेट फोर्स 0 होने से, ये हम लोग इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर F नेट 0 है तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखना है
यानी कि हमें अगर रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ना हो ऐसा देखना है तो उसके लिए अल्फा 0 होना चाहिए। तो फोर्स 0 होने से इस बात की गारंटी नहीं होती है कि टॉर्क भी 0 होगा। ये हमने इस वाले एग्जाम्पल में, ये जो हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा है, ये एग्जाम्पल यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में ये क्लियर है कि फोर्स भले ही 0 है लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, यानी कि टॉर्क 0 नहीं है, रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस जो इक्वल एंड अपोजिट हों, इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो ऑब्वियसली उनका नेट 0 होगा, लेकिन उनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना जरूरी है। देखो यहाँ जो दो एग्जाम्पल थे ऊपर, एक ये वाला, ये इसको मान लो पहला एग्जाम्पल, इसमें देखो F1 और F2 इक्वल एंड अपोजिट थे, उनका नेट 0 था, तो इसमें लीनियर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नहीं होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, और दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अगर तुम पेन को दोनों एंड से पकड़कर खींचो लेंथ के अलोंग, तो क्या पेन रोटेट होगा? कभी नहीं होगा। और इस तरह से अगर फोर्सेस को लगाओ, सेकंड केस में जो दिखाया गया है, इस तरह से अगर फोर्सेस को लगाओ तो भी कोई रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन सिर्फ तभी होगा जब दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर है और दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर है। समझ में आई बात? अब फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो या ना हो, दोनों ही केस में टॉर्क एक्ट करेगा। बस एक डिफरेंस होता है, जब फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तब उस पेयर ऑफ फोर्सेस को बोला जाता है कपल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, यही हमें समझना था कि कपल ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है। कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस which have different lines of action। ठीक है, which have different lines of action, यानी उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कपल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 12th क्लास में भी काम आने वाला है, कपल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अगर इक्वल फोर्स ना हो, डिफरेंट हो, तो भी रोटेशन होगा। ठीक है, बस हम उसे कपल ऑफ फोर्सेस नहीं बोलेंगे। देखो कैसे हम फिर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, टोटल टॉर्क कितना है। मान लो ये हमारा रॉड है और ये इसके दोनों एंड्स हैं, ये ए एंड है और ये बी एंड है, और यहाँ ओ पॉइंट पे मान लो हमारा रॉड फिक्स है। अब इस रॉड पर हमने दो फोर्सेस लगाए। ठीक है, एक फोर्स हमने ए एंड पर लगाया, मान लो ये F1 फोर्स लगाया, और बी एंड पर दूसरा फोर्स लगाया F2 फोर्स इधर लगाया, F1 फोर्स इधर लगाया। ठीक है, तो O पॉइंट फिक्स है, O पॉइंट से ही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा। ये जो स्क्रीन है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये वाला पॉइंट जहां पर हमने F1 फोर्स लगाया है, मान लो फिक्स पॉइंट से R1 डिस्टेंस पर है, तो R1 क्या हो जाएगा? मोमेंट आर्म फॉर फोर्स F1, और F2 के लिए मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा? मान लो कि R2 है, F1 का लाइन ऑफ एक्शन यहां से जा रहा है, F2 का लाइन ऑफ एक्शन यहां से जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस की वजह से कितना टॉर्क एक्ट होगा इस रॉड पर। ठीक, तो वो हम लिख लेते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड ड्यू टू फोर्स F1 फोर्स की वजह से कितना टॉर्क एक्ट होगा। ठीक है, तो F1 फोर्स की वजह से हमने टॉर्क लिखा, τ1 इक्वल टू R1 क्रॉस F1, R1 क्रॉस F1 इतना टॉर्क एक्ट किया। सिमिलरली टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड ड्यू टू फोर्स F2 की वजह से कितना टॉर्क एक्ट करेगा, τ2 इक्वल टू R2 क्रॉस F2। ठीक है, ये दोनों टॉर्क आ गए। अब जरा डायग्राम देखो और तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है और कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है। देखो O पॉइंट हमारा फिक्स है, O इज फिक्स्ड, ये हमारा हिंज्ड है, फिक्स्ड बोल सकते हैं या हिंज्ड भी बोल सकते हैं, HINGED। तो F1 अगर O पॉइंट को फिक्स कर दिया और F1 इस तरह से लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो F1 के कारण जो टॉर्क आएगा यानी τ1 वो इस तरह से आएगा, यानी कि किस डायरेक्शन में दिख रहा है। अगर रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो τ1 किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। और अगर F2 को देखें, F2
इस रॉड को किधर घुमाना चाहता है, ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, यानी कि जो टाउ 2 है हमारा वो भी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये वाला टॉर्क भी क्लॉकवाइज है। रोटेशन में दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो दोनों ही फोर्सेस से जो हमारा टॉर्क आ रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि दोनों ही टॉर्क ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। देयरफॉर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड, नेट टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है इस रॉड पर, टाउ इक्वल टू वेक्टर है तो वेक्टर सम किया जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2। टाउ 1 और टाउ 2 की वैल्यू लिखो, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2। ठीक है, ये हो गया। तो इतना टॉर्क एक्ट करता है अगर दोनों फोर्सेस एक बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या बोला था कि दोनों फोर्सेस एक बराबर हो या ना हो, दोनों ही केस में टॉर्क तो एक्ट करेगा ही। बस इतना होगा कि दोनों फोर्सेस अगर एक बराबर हैं और उनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो हम उनको क्या बोलते हैं, डिफरेंट क्या, अपोजिट होने चाहिए लाइन ऑफ एक्शन, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो अगर कपल ऑफ फोर्सेस रॉड पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, इफ ए कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन द रॉड, अगर रॉड पर एक कपल ऑफ फोर्सेस लगाया जाए, कपल ऑफ फोर्सेस मतलब फोर्सेस F1 और F2 में क्या रिलेशन होगा, F1 इज इक्वल टू F2। F1 इज इक्वल टू F2 का मतलब क्या है कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं। ठीक है, याद करो जरा वेक्टर में क्या बोला था, अपोजिट वेक्टर कैसे लिखते थे, A इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। तो कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 एंड लेट इट इज इक्वल टू F। ठीक है, तो फिर टॉर्क क्या हो जाएगा, देयरफॉर टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा R1 क्रॉस F। ठीक है, F1 नहीं, इसको F ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए F1 ही रहने दो, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाने से तो वेक्टर बदल जाता है। ठीक है, तो F1 ही रहने देते हैं इसको, F1, और इधर R2 क्रॉस F2। तो वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन है, अपोजिट फोर्स है, तो F2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F2 इक्वल टू माइनस F1 लिख सकते हैं। तो क्योंकि कपल ऑफ फोर्स है तो हम इसको लिखेंगे R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस क्या लिखेंगे, माइनस F1 लिखेंगे। ठीक है, माइनस F1। फिर अगर इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, R1 क्रॉस F1 माइनस R2 क्रॉस F1। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2। ठीक है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्रॉस F1। ठीक है, F1 को हम मान लेते हैं कि दोनों F1 दोनों का F1 F2 दोनों फोर्सेस सेम है। ठीक, अब जरा देखो जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं सेम लाइन को, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। ठीक है, अब जरा डायग्राम पर चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से समझना। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर जो हमने लिखा है उसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मीनिंग क्या है, इसके लिए हम एक दूसरा कलर चुन लेते हैं ताकि बात आसानी से दिखाई दे। चलो मान लो ये वाला कलर ले लिया, है ना। R1 वेक्टर का मतलब क्या है, O से उस पॉइंट की तरफ वेक्टर, किस पॉइंट की तरफ, जिधर F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, ये R1 वेक्टर इधर हुआ, और R2 वेक्टर किधर होगा, O से B की तरफ जो वेक्टर जा रहा है, ये पर्पल वाला, ये हो गया R2 वेक्टर। तो अब देखो अगर हम यहाँ अलग से बनाएं तो R1 वेक्टर हमारा ऐसे है और R2 वेक्टर ऐसे है। ठीक है, अब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें देखना है, तो कैसे देखोगे, दो वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे किया जाता है, याद करो जरा। A वेक्टर माइनस B वेक्टर अगर है तो कैसे डिफरेंस करते थे, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर बनाओ, ये A वेक्टर मान लो बना लिया, और इसी पॉइंट से B वेक्टर बनाओ, ये बना लिया, फिर दोनों के हेड्स को ज्वाइन कर दो, तो A की तरफ हेड लगाया अगर तो हो जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर,
सिमिलर चीज यहाँ पर है, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर बनाए गए, r1 इधर बनाया गया और r2 इधर बनाया गया, फिर दोनों का डिफरेंस यानी r1 माइनस r2 कैसे होगा, एक के हेड से दूसरे का हेड ज्वाइन कर दो, ये r1 के हेड से r2 का हेड ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा, ये पूरी लेंथ आ जाएगी, दोनों की हेड टू हेड लेंथ। तो इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आ जाएगा, r1 माइनस r2। तो अगर r1 माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला जाए तो वो कितना होगा, वो r1 और r2 दोनों के मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होना चाहिए कि जब r1 माइनस r2 था तो r1 प्लस r2 कैसे मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, इस डायग्राम से तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें इस फोर्स का, इस टॉर्क का, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में r1 प्लस r2 लिखेंगे। ठीक है, और f1 का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे f माना हुआ है तो इसको हम f लिख देंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी, कि r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड r1 प्लस r2 कैसे हुआ। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से समझना, ये यहाँ पर है, अभी हमने डायग्राम में बताया, वो पर्पल वाले वेक्टर बना के वहां से ये समझ सकते हैं। ठीक, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हुआ और इसका मीनिंग क्या है जरा ध्यान से देखो, r1 प्लस r2 इंटू एफ, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब है कि अगर तुम रॉड को दोनों एंड से, रॉड के दोनों एंड पर अगर तुम फोर्स लगाओगे, ठीक है, ये देखो, रॉड के दोनों एंड्स पर मान लो तुमने फोर्स लगाया और यहाँ पर O पॉइंट है उसको फिक्स किया हुआ है, इधर फोर्स लगाया F1 और इधर फोर्स लगाया F2। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड लिखना है इसलिए F1 F2 नहीं लिखेंगे, हम F ही लिख देते हैं। ये हमने F लिखकर काम चला लिया क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है। ठीक है, F फोर्स लग रहा है, कपल ऑफ फोर्सेस है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं और इनके लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट है। देखो ये F1 ये इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है और ये इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। R1 कौन सा डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस R1 था और ये डिस्टेंस R2 था। तो हमारा जो टॉर्क आया वो कितना आया, टाउ इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू एफ। अब जरा ध्यान से समझना, यहीं पे सारा समरी है इस पूरे डिस्कशन का। R1 प्लस R2 का मतलब क्या है, ऐसे तो R1 प्लस R2 का मतलब है कि O पॉइंट से यानी फिक्स पॉइंट से पहला फोर्स कहाँ पर है और दूसरा फोर्स कहाँ पर है, वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर डायरेक्ट देखो R1 प्लस R2 क्या है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1 प्लस R2, यानी कि टॉर्क ड्यू टू कपल इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन, between the lines of action of the two forces। कौन से टू फोर्सेस, जो कपल में दो फोर्सेस हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस इन द कपल multiplied by what, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड को किस में मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तब जो हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे टॉर्क ड्यू टू कपल ऑफ फोर्सेस। ठीक है।